हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। लास्ट यूनिट या लास्ट वीडियोस में हमने लॉज ऑफ मोशन मींस फोर्स ये यूनिट देखा है। तो बहुत सारा उसी के जैसा सिमिलर यहाँ पर भी आएगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, सरफेसेस कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, एक्चुअली ये फ्रिक्शन देखने वाले हैं हम इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है और वो यूनिट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सिर्फ लिक्विड में हम उसको विस्कोसिटी बोलेंगे। जो हम यहाँ पर फ्रिक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर हम विस्कोसिटी वर्ड यूज करेंगे। तो चलो, फ्रिक्शन क्या है? ये फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये भी एक तरह का फोर्स है। when there are when two objects are in contact with each other, then ये सपोज ब्लॉक है और ब्लॉक को हम मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो यहां पर ये इनके सरफेसेस के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। ये तो ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहां पर फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है सरफेसेस, और ये कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन मींस कांटेक्ट फोर्स है। दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, तभी फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा। दूसरी बात, फ्रिक्शन कब, देखो कब प्रोड्यूस होगा? when there is motion between the two objects, तभी फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट है तो फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं यहाँ पर, या ऐसे बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पर। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। ओके, फ्रिक्शनल फोर्सेस के हम एवरीडे लाइफ में भी बहुत यूजेस करते हैं। कहीं पर ये यूजफुल होता है, कहीं पर ये अनवांटेड होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे व्हाइल वॉकिंग चलते हैं हम, तो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। अगर रफ ग्राउंड है, ग्राउंड अगर ऐसे रफ है तो हम इजीली चल पाते हैं। वही ऐसे सैंडी ग्राउंड है, ऐसे जैसे हमारे टाइल्स होते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा वाटर डाल दिया तो उस पर हम प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारे चलने के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारी चीजों में हम फ्रिक्शनल फोर्स यूज करते हैं। जैसे अब रोड है, रोड तो हम कोई बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। बट अब अगर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया तो क्या होगा? देयर विल बी वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स टेक्स प्लेस। टायर जल्दी खराब हो जाएगी अगर ज्यादा फ्रिक्शन रहा तो। बट होना भी चाहिए फ्रिक्शन, उसके बगैर तो मीन्स बाइक वगैरह स्लिप हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन, जैसे हम बारिश के दिनों में बाइक वगैरह स्लिप हो जाते हैं तो क्या होता है, रोड और टायर के बीच में वाटर का लेयर होता है, उसकी वजह से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाता है टायर और रोड के बीच में। मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो ऐसे कुछ जगह पर यूजफुल भी है, कुछ जगह पर मीन्स अनवांटेड भी है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मशीन्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स एक दूसरे पर जब टच करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन की वजह से वो मशीन्स की एफिशिएंसी कम हो सकती है, या मशीन्स के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो हम मशीन्स में फिर क्या करते हैं, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ऑयल, लिब्रिकेंट्स, है ना, ग्रीस यूज करते हैं हम। साइकिल के जो आते हैं ना, साइकिल का वो व्हील जो आता है उसमें हम ग्रीस यूज करते हैं टू अवॉइड फ्रिक्शन। मीन्स कहीं पर हमको अवॉइड भी करना है फ्रिक्शन। ओके, स्पेशली इन केस ऑफ मशीन्स। तो एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। तो चलो देखते हैं फ्रिक्शन और क्या, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या कॉज है फ्रिक्शन का। देखो कोई भी सरफेस, इवन अगर ये बोर्ड भी देख रहे हो आप, ये बोर्ड बहुत प्लेन लगता है, ऐसे हाथ लगाने पर ऐसे प्लेन स्मूथ लगता है। बट एक्चुअली अगर माइक्रोस्कोप में देखिए, हम इसको हाईली रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप में देखें तो ये भी सरफेस रफ सरफेस है।
ठीक है, मैं लिख पा रहा हूं इस पर, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहा हूं। हम एक जैसे पॉलीथीन बैग लो आप, उस पर लिख कर देखो पेन से, बॉल पेन से, तो नहीं लिखते आएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं तो यहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए बोर्ड पर लिखते आ रहा है। ओके, तो फ्रिक्शन यूजफुल भी है ना, बहुत सारे केसेस में तो यूजफुल ही है, और कहीं पर हम उसको अवॉइड भी करते हैं। तो होता क्या है देखो, कोई भी दो सरफेसेस अगर है तो एक्चुअली कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, उसमें कुछ तो भी रफनेस होता है। जैसे अब ये दो सरफेस देखो ऐसे दिखते हैं, यस ऐसे, ये रफ सरफेस है। अब ये एक्चुअली दो सरफेसेस है, ये बाउंड्री इनकी, तो यहां पर क्या था, एक्चुअल कांटेक्ट बस इतने पॉइंट पर हो रहा है, देखो यहां पर कांटेक्ट हो रहा है, इनको बोलते हैं हम हिल्स एंड डेल्स। ये हिल्स है और ये डेल्स है। तो कभी कभी क्या होता है, ये हिल्स एंड डेल्स इंटरलॉकिंग हो जाते हैं, ऐसे दूसरा सरफेस इसके नीचे इसमें फंस गया, बराबर फंस गया ऐसे, है ना, इंटरलॉकिंग हो जाता है। तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शनल फोर्स मींस वो मोशन अपोज होती है। इनको ये जो पॉइंट्स बनते हैं ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेकिन हमको आंखों से दिखेगा ये इतना पार्ट, कि इतना पार्ट कांटेक्ट में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एपरेंट एरिया, एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। बट एक्चुअल में यही पॉइंट्स पर सिर्फ कांटेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल एरिया है। एक्चुअल एरिया मींस जहां पर कांटेक्ट हो रहा है। जैसे अब हमारे हाथ देखो, ऐसे हाथ, तो इसमें कहीं पर कांटेक्ट हो रहा होगा, कहीं कोई पॉइंट्स पर कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो जो पॉइंट्स पर एक्चुअल में कांटेक्ट हो रहा है वो है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। और जो दिख रहा है हमको, ऐसे लग रहा है इतना कांटेक्ट हो रहा है, बट ये एपरेंट है। एपरेंट मीन्स इट इज नॉट रियल, वो दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो है इनको बोलते हैं कोल्ड वेल्डेड। तो ये कोल्ड वेल्डिंग होते हैं ना, लेकिन वो हॉट वेल्डिंग होती है हम जो देखते हैं, ये कोल्ड वेल्डेड है। तो ऐसे हिल्स एंड डेल्स होते हैं सरफेसेस के बीच में, उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। ऐसे सरफेस चिपक जाते हैं, जिसको हम चिपक जाते हैं ऐसे बोलते हैं, एक्चुअली वो इंटरलॉकिंग हो जाता है। या इसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टर्म्स में कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर दो सरफेस, डिफरेंट सरफेसेस अगर रहे। कोहेसिव फोर्स मीन्स क्या, the force of attraction between the two same substances, और adhesive force means different substances के बीच में जो फोर्स है उनको हम adhesive force बोलते हैं। तो ऐसे ओवरऑल हम इसको फ्रिक्शन को थोड़ी आइडिया ले सकते हैं, हम ऐसे होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है हमेशा, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। दूसरा हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अब सेल्फ एडजस्टिंग का मीनिंग क्या, देखो ये सरफेस है, सपोज ये ब्लॉक है, अब हमने सपोज फोर्स इधर अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर प्रोड्यूस हुआ ऐसे। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट, सिर्फ पर इतना याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट। अगर सेम ब्लॉक पर हम फोर्स इस तरफ एक्ट करते, अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये थोड़ा हमने इंट्रोडक्टरी देखा फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। अब आइए इसके लॉज देखते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो इसमें फर्स्ट लॉ है फ्रिक्शनल फोर्स, या ऐसे बोलते हैं हम इसको द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट लॉ है। इसको अब एक सिंपल देखो ऐसे प्रूव करके देखते हैं। सपोज ऐसे हम एक पुली ले लेते हैं, एक ब्लॉक लिया सपोज ऐसे, और ये जो ब्लॉक है
ये पुली पर बांध दिया ऐसे, और यहां पर एक पैन रखेंगे जिसमें हमको वेट रखना है, ठीक है, ये पुली। अब ये जो ब्लॉक है इस पर देखो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो गए, इसका वेट W, फिर होगा नॉर्मल रिएक्शन N, है ना, और यहां पर जो हम वेट रख रहे हैं ये वाले वेट, तो ये इसको हम बोलेंगे F1, ये F1 वेट, ठीक है, ये वेट। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये फोर्स लगा है, एक एक वेट डालना है इसको, और कितना वेट हमने ऐड किया ये पेन में वो नोट करना है, ठीक है ना। तो सपोज इसको हम W1 बोल देते, चलो W1, ठीक है। ये वेट कितना ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस हो गए, ओके। W1 हमने पहले कुछ वेट रखा है इसमें, तो ये बॉडी मूव हुई, और ये हमने दोनों भी नोट करके रख ली, W1 और F1 नोट कर लिए, ठीक है। और यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये ओके, वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर इनका रेशो लिया हमने, तो देखो रेशो, वेट इसको ऑब्वियसली कितना लगेगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही वेट लगेगा, और हमने इसका ऐसा रेशो कैलकुलेट कर कर देखे। अब इसको हम F1 को Fs बोलेंगे, Fs, और इसको डिवाइड करेंगे W1 से, ये कुछ तो भी आएगा, कुछ तो भी नंबर आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल चलो मान लो ये 100 आ गया, कुछ तो भी 100 न्यूटन, न्यूटन तो नहीं आएगा, 100 नंबर आ गया, ये मीन्स कोई तो भी कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट इतना होता नहीं एक्चुअली, तो भी एक समझने के लिए 100 लिख लिया मैंने। फिर से हमने वेट और बढ़ा दिया, इस पर वेट बढ़ा दिया, और फिर से ये F1 नोट करें, और फिर से वैसे ही रेशो लिए, तो Fs अपॉन W2 ये भी उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। मीन्स ये जो रेशियो है, अब वेट की जगह पर हम यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं, देखो ये Fs है कि नहीं, Fs अपॉन वेट, वेट इसका यही ले लेते हैं, वेट, ये वेट, वेट और नॉर्मल रिएक्शन इनका रेशियो कांस्टेंट है, यहां पर भी वेट और नॉर्मल रिएक्शन इनका रेशियो कांस्टेंट है, मींस हमको कंक्लूजन ऐसे मिल रहा है, वेट अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट, therefore we can write F is directly proportional to N, ये कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है हम इसको लिखेंगे म्यू N, म्यू N, या F इक्वल टू म्यू N, ये है हमारे पास फार्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ, इसको बोलेंगे, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये एक सिंपल फार्मूला है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, आए समझ में। वैसे अब 3 टाइप के देखेंगे, अभी हम 3 टाइप फ्रिक्शन के 3 टाइप्स देखेंगे। अब दूसरा जो लॉ है वो ऐसे है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स does not depend upon area of contact, area of contact मीन्स अगर इसी की बात करें हम, सपोज ऐसे लिए हमने 2 ब्लॉक्स लिए ऐसे ऐसे, और इन दोनों को ऐसे पुली पर से बांध दिया, और ऐसे फिर से वेट रखें यहाँ पर, तो अब इसका वेट, इसका दोनों का मिलाकर जो वेट होगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन N1 और इसकी नॉर्मल रिएक्शन N2, और दोनों का वेट W1 W2 ऐसे ले लेते, चलो ठीक है। एक केस में ऐसे देखें, और दूसरी केस में हम ऐसे देखेंगे, दूसरी केस में ये एक दूसरे के ऊपर रख दिए ब्लॉक, और ये पुली पर से पास किया, और यहां पर ऐसे पेन लगा दिया। अब यहां पर दोनों का वेट W1 प्लस W2, और नॉर्मल रिएक्शन N1 प्लस N2, नॉर्मल रिएक्शन इज N1 प्लस N2। तो यहां पर जब हम ये फोर्स नोट करेंगे, यहां का कितना फोर्स लग रहा है, इसको पुल करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स सेम आएगा,
फोर्स सेम आएगा। अब यहां पर देखो ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ज्यादा है यहां पर, और यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। ठीक है, मींस यहां पर क्या कंक्लूजन बन रहा है फिर हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। जैसे मान लो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक रोड है, रोड पर एक बड़ा ट्रक या कंटेनर चल रहा है, तो उसके टायर और रोड के बीच में जितना फ्रिक्शन है उतना ही फ्रिक्शन, साइकिल चल रही है सपोज, उसी रोड पर साइकिल चल रही है, तो साइकिल का टायर और रोड जो है उसमें भी फ्रिक्शन सेम ही होगा। मींस फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया कितना है, बड़ा है एरिया या कम है, छोटा एरिया है, उस पर डिपेंड नहीं होगा। फिर थर्ड लॉ जो है वो ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन नेचर एंड मटेरियल ऑफ बॉडी। नेचर मीन्स कैसे, नेचर का मीनिंग क्या, कोई सरफेस स्मूथ है या प्लेन है, बहुत ज्यादा प्लेन है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो ये वो सरफेस का नेचर हो गया। तो नेचर अगर चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होगा। मटेरियल पर डिपेंड है, सपोज कोई सरफेस, आयन लिया हमने, आयन का रॉड, आयन का ब्लॉक लिया था, ये फर्स्ट केस में सपोज कोई भी एग्जांपल में देख लो, ये आयन का ब्लॉक लिया, दूसरे केस में कॉपर का ब्लॉक लिया, तीसरे केस में वुडन लिया, वुड लकड़े का ब्लॉक लिया, तो सबका फ्रिक्शनल फोर्स डिफरेंट होगा। मींस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर एंड मटेरियल। उसका नेचर मींस कैसा, स्मूथ है या रफ सरफेस है। दूसरा मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, इस पर भी डिपेंड होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये ऐसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो आएगा हमेशा ये रेशियो कांस्टेंट होगा। तो चलो अब हमारे पास जो हमको याद रखना है फार्मूला, तो क्या याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू, हमेशा की तरह हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल कर कांस्टेंट लेते हैं, तो यहां पर ये कांस्टेंट है म्यू एन। तो बेसिकली ये है हमारे पास फर्स्ट फार्मूला। ओके, अच्छा इसको म्यू को क्या बोलना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका फार्मूला कैसे आएगा, म्यू इक्वल टू फोर्स अपॉन एन। अब ये फोर्स है, इसका यूनिट भी न्यूटन आएगा, ये जो एन है नॉर्मल रिएक्शन, इसका यूनिट भी न्यूटन आएगा। मींस ये जो म्यू है तो इसको यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मतलब बहुत आइडियल कंडीशन में। तो म्यू की जो वैल्यू हो सकती है वो ऐसे हो सकती है 1। मींस जो केस में एफ और नॉर्मल रिएक्शन सेम हो जाए वहां पर 1 होगी, 0 हो सकती है कहीं पर, ये तो आइडियल कंडीशंस हो गए। तो जनरली म्यू के वैल्यू क्या होते हैं, ऐसे 0.8, 0.7, 0.5 सपोज, ऐसे 0 पॉइंट में वैल्यू होती है इसकी। इसको कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं। ठीक है, तो अभी तक जितना डिस्कशन हुआ हमारा उस पर से हमको सिर्फ इतना याद रखना है, F इक्वल टू म्यू एन। अब देखो इसके टाइप्स भी है, एक ये टाइप है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट है इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो अब ये फ्रिक्शन कब होता है, सपोज ये बॉडी है, बॉडी टेंड्स टू मूव, लेकिन अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं हुई, जस्ट इस पर ऐसा फोर्स लगाया और बॉडी जस्ट मूव होने वाली है बट मूव नहीं हुई है। बॉडी जस्ट मूव होने के पहले की सिचुएशन, तब जो फोर्स लगेगा, तब जो फ्रिक्शन होगा, तब वो फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर भी हम ये फार्मूला लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे, Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो अब यहां पर म्यू एस को बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दूसरा इसी में
लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, limiting friction will come into play when the motion is just started, motion just start हो गई है, motion just start हो गई है, तो इसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां पर सिंपल फार्मूला देखो, यही फार्मूला यूज करना है हमको, यहां पर सिर्फ ऐसे लिख लेंगे म्यू एल एन, और मोस्टली ये और ये नियर अबाउट हम सेम ही ले लेते हैं। जैसे देखो अब तुम साइकिल खड़ी हुई है तुम्हारी, है ना, साइकिल खड़ी हुई है, अब जब तक खड़ी हुई है तब तक तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, जस्ट पेडलिंग करने वाले हो तुम, जस्ट पेडल पर पैर रख दिया तो टायर जस्ट मूव होने वाला है, उसके पहले की सिचुएशन स्टैटिक फ्रिक्शन, और जस्ट मोशन में अब स्टार्ट हो गया, जस्ट स्टार्ट हो गया, जस्ट, ये जस्ट का मीनिंग समझो जरा अच्छे से, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। या ओवरऑल जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाली थी तो उसका तो जब तो जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, या इसको डायनामिक भी बोलते हैं, काइनेटिक नॉट काइनेमेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो जैसे इसका मीनिंग है, वर्ड इसके नाम में ही है ना काइनेटिक, काइनेमा, काइनेमा मतलब मोशन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन मींस बॉडी मोशन में जब है, अब साइकिल को पेडलिंग कर दिया था, पेडलिंग जस्ट पेडलिंग करते वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों भी मिलाकर बोलेंगे। लेकिन साइकिल मोशन में है, रोड पर चल रही है साइकिल, तो अब यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये ब्लॉक मोशन में है, तो तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। साइकिल तो बेस्ट एग्जांपल हम रोलिंग के लिए ले सकते हैं। और थर्ड फ्रिक्शन, अब यहां पर यही फार्मूला में ऐसे लिखेंगे, एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, सिर्फ ये सफिक्सेस चेंज हो रहे हैं। और थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन अभी साइकिल का एग्जांपल दे रहा था तो वो एक्चुअली रोलिंग का एग्जांपल था। या कोई ऐसे कॉइन है या स्फीयर है, ये रोल हो रहा है, इससे ऐसे घूम घूम कर सामने जा रहा है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग मोशन में का फ्रिक्शन। अब इसमें से ऑब्जर्व करो, सबसे कम फ्रिक्शन ये है, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन ये होगा, फिर उससे भी ज्यादा ये फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन is less than kinetic friction and it is less than static friction, static। तो सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग में होता है, जैसे कोई व्हील है ना, तो वो उसको हमको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो उसके लिए कम फोर्स लगेगा, कम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वहां पर। काइनेटिक फ्रिक्शन में स्पेशली इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ये ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ऐसे स्लाइड, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे भी कम रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो तो फिर से वही बात नोट करना है, हमारे पास फार्मूला है सिर्फ एक ही अभी तक, F इक्वल टू म्यू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बाद में हम इसको म्यू एम जी भी लिखने वाले हैं, F इक्वल टू म्यू एन या F इक्वल टू म्यू एम जी। वो एम जी क्यों आता है, एम जी देख लो, ये भी देख लो, ये फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पर देखो इसका वेट एक्ट हो रहा है एम जी, और ये है नॉर्मल रिएक्शन। अगर फोर्स इस तरफ लगा है, ये फोर्स इस तरफ लगा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स F, स्मॉल f से डिनोट करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला है हमारे पास म्यू एन, अब n इज बैलेंस्ड बाय वेट, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एम जी। तो सिंपल यहां पर F इक्वल टू म्यू एन, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा एक बात नोट करो, n यहां पर ये सिचुएशन में वेट और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहे इसलिए mg लिखा, कभी कभी इंक्लाइंड प्लेन अगर रहा तो उसका वेट का कंपोनेंट भी बैलेंस हो सकता है।
तो नॉर्मल रिएक्शन म्यू mg से बैलेंस हो रहा है, यहां पर ये केस में वेट से बैलेंस हो रहा है, इसलिए हम इसको म्यू mg लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। देखो अब एक डेफिनेशन देखते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सपोज एक ब्लॉक है, यहां पर ऐसे ब्लॉक रखा है और हमने इस डायरेक्शन में पर फोर्स अप्लाई किया, जो अप्लाई किया फोर्स उसको सपोज कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। इसका वेट इस तरफ एक्ट होगा W, और ये नॉर्मल रिएक्शन N, और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा सपोज ऐसे। एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर एक्ट होता है, मैं समझने के लिए ऐसे कर दिया इसको यहां पर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो सरफेस के बीच में एक्ट होगा ना, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर हमने ऐसे समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया इसको सिर्फ। अब यहां पर देखो ये दो फोर्सेस, एक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स सपोज, चलो इसको नाम दे देते हैं हम S, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये जो एंगल बना, ये दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सपोज इसको हम थीटा से डिनोट कर, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच में का फोर्स है ये? फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट एस नाम दिया, और नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में जो एंगल बना वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपल, अब हम इसको देखो ऐसे फार्मूले में लिख सकते हैं। सपोज ये ट्रायंगल में tan थीटा लिया हमने, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड, तो ये फ्रिक्शन यहां पर लगा दो, ये फ्रिक्शन अपोजिट साइड में है F, अपॉन एडजेसेंट साइड इसकी नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, तो F के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला हमारे पास ये है म्यू n अपॉन n, ये n n कैंसल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, या फिर हम इसको म्यू इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर अगर एंगल ही फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पर से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इनका रिजल्टेंट, मतलब उसको एस नाम दे दो, एस और नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में का फोर्स आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, इसको कैलकुलेट अगर करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल, ये एस है, ये एस, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। मैं ऐसे यहां पर देखो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस एन स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, एस इक्वल टू रूट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ को लिखा हमने म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, या फिर एन को बाहर ले सकते हैं, एस इक्वल टू एन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, या जहां पर भी जरूरत पड़े हमको तो हम यहां पर एन की जगह पर mg ले लेंगे वेट, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कौन से कंपोनेंट के साथ मैच बैलेंस हो रहा है वो देखना होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा पॉइंट था ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो और एक डेफिनेशन देखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, सपोज इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अभी एक्चुअली एंगल ऑफ रिपोज देखो क्या होता है, ऐसे एक इंक्लाइंड सरफेस है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अब ये एंगल कितना बढ़ाने पर ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा? जब ये ब्लॉक की मोशन स्टार्ट होगी और जब यहां पर ये एंगल बनेगा तो ये होगा एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि देखो सिंपल केस में एक मान लो ऐसे,
ये ऐसे, ये ब्लॉक है। अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब ये जो डस्टर है यहाँ पर, ये कब गिरेगा, मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल ऐसे, मेरा हाथ नीचे याद रखना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इसको हम ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे। अभी भी एंगल ऑफ रिपोज नहीं बना, ऐसे देखो अब स्टार्ट हुआ ये। तो ये जो एंगल है, ये यहाँ का जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। या इधर से अपने डायग्राम में, हाँ अपने डायग्राम ऐसे थी ना, ऐसे। तो ये डस्टर यहाँ पर जितने एंगल पर नीचे गिरेगा वो होगा एंगल ऑफ रिपोज। ये इसको प्लेन को ऐसे उठाओ 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 उठाओ, जब ये स्टार्ट हो जाएगा नीचे गिरना, तो वो मोमेंट पर यहां पर जो एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब इसका फार्मूला बनाते हैं, देखो कैसे। इसका वेट यहां पर mg, ठीक है। ये है नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये मोशन इस तरफ होगी, इसकी नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा। फिर से बता रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सरफेस पर लगता है ना, मैं यहां पर बता रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगा। वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, एक देखो ऐसे कंपोनेंट एक, और दूसरा कंपोनेंट ये एंगल अल्फा है, देयरफॉर ये एंगल भी अल्फा। ये बहुत बार बताया मैंने पिछले वीडियोस में बहुत, अब आपको अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता ही है सब। तो ये एंगल हो जाएगा mg cos अल्फा, और यहां पर ये हो जाएगा mg sin अल्फा, ठीक है, mg sin अल्फा, ठीक है। अब इसका फार्मूला देखो कैसे बनेगा। इन बैलेंसिंग कंडीशन बता रहा हूं मैं, बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, n इक्वल टू mg cos अल्फा, ऐसे होगा। ये इधर बैलेंस और ये इधर बैलेंस, जब तक बैलेंस है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में मूव होने वाला है। f इक्वल टू mg sin अल्फा, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे। तो ये ऐसे आ जाएगा f अपॉन n इक्वल टू, और इधर आएगा mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा, ठीक है, mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा। तो यहां पर देखो mg कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। और इधर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स के लिए म्यू n अपॉन n, फिर ये n गेट कैंसल, तो tan अल्फा इक्वल टू म्यू। तो एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ऐसे जस्ट इसके पहले की जो डेफिनेशन देखी हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या था, tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो अब हम दोनों रिजल्ट पर से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा। अब एंगल अगर स्मॉल अगर है तो tan छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू थीटा, मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है।